हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हमने सेट्स की पूरी पढ़ाई कर ली है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस जो आपका चैप्टर है, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसको आपको पढ़ना तो बहुत अच्छे से है। एकदम हमारी बात को गांठ बांध लीजिए कि इस चैप्टर को आपको इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट ना रहे। कारण, इतना एम्फसाइज करने का कारण यह है कि बच्चों आपकी जो मैथमेटिक्स है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज दिखा रहे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है अलजेब्रा, जिसका कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, पर मोस्टली जो अलजेब्रा का पोर्शन भी आप पढ़ रहे थे, जितना पढ़ रहे थे तो सब इसी का पोर्शन था। फिर धीरे धीरे आपने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की गई। अलजेब्रा में बहुत कुछ है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है, बाइनोमियल है, प्रोग्रेशंस है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, मिसलेनियस इक्वेशंस है, लॉग है, ये सब अलजेब्रा में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है उसका इंट्रोडक्शन आपको होता है 9th क्लास में, जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये गड़बड़ लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोला जाता है। ट्रिगोनो मींस इसको 3 ट्राइंगल से रिलेटेड, स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ट्रिगो जो है वो त्रिकोण से लिया गया है, तो ये त्रिकोण इस ट्राइंगल इन हिंदी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री इज अ हिंदी डिराइव्ड वर्ड, बट ऐसा है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ हिंदी वर्ड। चलिए हम पता नहीं कहां चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना होता है रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक, और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। उसके बाद आपका एक सेक्शन आता है कोऑर्डिनेट। ये एक बहुत ही मेजर पोर्शन होता है जो आपके 11th में इंट्रोड्यूस किया जाए। बेसिक्स आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन एंड लाइन, ये सब बताया गया, लेकिन मेजर पोर्शन आपका 11th में है। और 11th में आप जो पढ़ते हैं उसका थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट आपका जेई में है। ठीक, इसमें आपका आता है लाइंस, सर्कल्स, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक, इसकी स्टडीज आती हैं। उसके बाद इसी में आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आता है, वेक्टर्स भी आता है। उसके बाद आपका आता है कैलकुलस। ये जो है आपका हायर स्टडीज, मतलब 11th और 12th का जो सबसे मेजर पोर्शन है, ये इसका आपने अभी तक ABCD भी नहीं पढ़ा होता है। अभी तक आपने ABCD भी नहीं पढ़ा होता है कैलकुलस का। ये आपका यहीं से स्टार्ट होता है 11th 12th से। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट, इसका आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है। कोऑर्डिनेट आपकी 11th में ही स्टार्ट होगी, 11th में खत्म हो जाएगी। 12th में आपको 3D और वेक्टर्स ही पढ़ना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है आपकी 11th में, काफी वास्ट है। 11th में मेजर पोर्शन आपका ये है और मेजर पोर्शन ये है। अलजेब्रा का तो बहुत कम पोर्शन है, ठीक। लेकिन 12th का, अगर आप 12th की बात करें तो मोस्टली यही है, केवल कैलकुलस। 60% ऑफ योर सिलेबस इज कैलकुलस, और कैलकुलस की बैकबोन है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस कैलकुलस का बैकबोन है। अगर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस वीक हो गया तो आप कैलकुलस में वीक हो जाएंगे, और मतलब आपका पूरा 12th का जो स्टडी है वो रिस्क पे आ जाएगा अगर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस वीक रहेगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर आपका वीक रह गया तो कैलकुलस विल बी एट स्टेक एंड योर एंटायर मेहनत फॉर क्लास 12th will be very hard because you're weak in relations and functions. ग्राफ्स, रिलेशंस, फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझना है। चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग है, मतलब जब तक आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट्स पे नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भैया ये पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, रिलेशन, फंक्शन, टोमेटो टोमेटो करते जा रहे हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आप फंक्शंस, देखिए बेसिकली ऐसा होता है, जैसे मकान बनता है, मकान
में जितना आपका मकान मजबूत होता है उससे कहीं ज्यादा उस मकान की नींव को मजबूत बनाया जाता है। लेकिन कभी भी आपने क्या ऐसा देखा है कि कोई आदमी नींव के अंदर घुस के रहता है? नहीं, नोबडी गोज एंड स्टेज इनसाइड द फाउंडेशन। लेकिन फिर भी नींव को सबसे मजबूत बनाया जाता है, इसलिए कि नींव ही अगर मजबूत नहीं तो बिल्डिंग आप कितनी भी शानदार बना लीजिए वो एक ना एक दिन गड़बड़ाएगी। क्वेश्चन तो ये भी उठ सकता है कि भाई इतना सीमेंट, गिट्टी, छड़, ऑल दोस मटेरियल्स, व्हाई वी आर वेस्टिंग इनसाइड द फाउंडेशन, जिसमें कि कभी हमें दिखेगी भी नहीं, जो फाउंडेशन आपको कभी दिखता भी नहीं है उसमें आप इतना मटेरियल डालते हैं क्यों? सोचिए, कभी रहना तो नहीं ना, सीधे कमरा ही बनाना चालू कर दीजिए। लेकिन जैसे ही थोड़ी तेज हवाएं चलेंगी वो माचिस के डिब्बे की तरह घर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव कमजोर है। नींव मजबूत करना वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो चैप्टर है आपका नींव ऑफ कैलकुलस है। ये केवल कैलकुलस में नहीं, बाकी सब जगह भी आप इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं अभी तक, लेकिन आपको पता नहीं था क्या है। लेकिन अब उसको डिफाइन करके एक प्रॉपर वे में लीगलाइज करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि कैलकुलस की बैकबोन है रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहां अगर आप कमजोर हुए तो दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए, हम प्रवचन बहुत दे चुके, प्रवचन देने से तो दिमाग में चीजें घुसेंगी नहीं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहली चीज आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखिए, सेट्स की जो बात होती है, हम पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन ये कहता है कि अभी इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा? सेट्स। सेट्स से ही आगे बढ़ते हैं, सेट्स से ही हमारे रिलेशन फंक्शंस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति मींस इवोल्यूशन। पहले हमने सेट्स पढ़ा, सेट्स इज काइंड ऑफ बीज, रिलेशन फंक्शंस उसकी जड़ बनेगा, और उसके बाद जो पेड़ निकलेगा उसको हम कैलकुलस कहते हैं। ठीक, तो आपने सेट्स पढ़ के उसका बीज बोया है, अब उसकी जड़ें निकल रही हैं और तना निकल रहा है, उसको मजबूत एक जड़ दीजिए ताकि आपका कैलकुलस का पेड़ एक बहुत ही शानदार और विशाल वृक्ष के रूप में अपना अस्तित्व उजागर कर सके। ठीक, तो चलिए, बहुत सारी उपमा अलंकार हमने यूज कर लिया। कैलकुलस के लिए रिलेशन फंक्शंस में सेट्स का यूज है। सॉरी, हम पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे। चलिए, सेट्स जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेट्स इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। जैसे 1 2 3 4, ये आपका एक सेट ए है। अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं, तो वी नीड टू सेट्स। ठीक, अगर हमने ऐसे नहीं लेते हैं, चलिए अलग ले लेते हैं, 1 2 3, और इसमें आप कहेंगे ए बी एंड सी। ठीक, कुछ भी ले लीजिए। सेट्स में हमने कहा था कि एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डिफाइन द एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट क्लियरली, वो एक सेट हो जाएगा। तो अभी हमें सेट की डेफिनेशन के बारे में उतना नहीं सोचना है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए दो सेट चाहिए होते हैं। सबसे पहली चीज, दो सेट चाहिए होते हैं। और जैसे हमने प्रोडक्ट, इसका नाम इटसेल्फ सिग्निफाई कर रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन कौन सा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, 2 into 3 6, 2 का प्रोडक्ट 3 के साथ लिया 6 मिला, 4 का प्रोडक्ट 2 के साथ लिया 8 मिला, 5 का प्रोडक्ट 2 के साथ लिया 10 मिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पढ़ा है ना मल्टीप्लिकेशन, उसी को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसी प्रोडक्ट का ये एक्सटेंशन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन काफी अलग है। मतलब यहां पर बहुत सारी चीजें इस प्रोडक्ट में अलग होंगी। जो मल्टीप्लिकेशन में आपने नॉर्मली पढ़ा है उससे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे आता है। तो हम ये कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखिए, अगर एम्प्टी सेट हो गया तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है? एक बड़ा सा अंडा मिल जाता है, 0। उसी प्रकार जब आप एम्प्टी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो भी आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट ही आंसर आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट्स पे प्रोडक्ट डिफाइन करिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्टी सेट्स पे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल डिफाइंड है, लेकिन आंसर हमेशा 5 ही आएगा। जैसे 0 से मल्टीप्लिकेशन ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं डिफाइंड है, डिफाइंड है। आप 0 से बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ क्या होता है? धराशायी होकर एक 0 मिल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि भैया प्लीज बी केयरफुल बिफोर मल्टीप्लाइंग विद 0।
तो इसी तरीके से 5 सेट से भी क्रॉस प्रोडक्ट लेने से पहले बी केयरफुल, मेक श्योर इट इज एम्प्टी सेट। तो हम ये कहते हैं कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। ध्यान रखिएगा लिखा क्या गया है, सेट ए विद सेट बी। ये नहीं लिखा गया कि सेट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सेट बी मतलब ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। अगर उसने लिखा होता सेट बी विद सेट है तो बी क्रॉस ए हो जाता है। ए एंड बी में तो हम ए क्रॉस बी लिखें चाहे बी क्रॉस ए लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि किस सेट का किसके साथ लिया जाता है। इज डिफाइंड एज एक ब्रैकेट के अंदर हमने दो एलिमेंट्स लिखे एक्स कॉमा वाई। ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। हमने ये कहा कि एक ब्रैकेट के अंदर हम दो एलिमेंट्स लिखेंगे जिसमें कि पहला एलिमेंट x जो है वो कहां से उठ के आएगा, सेट A से, और दूसरा एलिमेंट कहां से उठ के आएगा, सेट B से। पहला एलिमेंट कहां से उठ के आ रहा है, सेट A से, और दूसरा एलिमेंट कहां से उठ के आ रहा है, सेट B से। जैसे आपका एक सेट A है 1 2 3 और एक सेट B है A B एंड C। तो अगर हमें A का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम ये कहेंगे कि लिखा कैसे जाता है, A क्रॉस B। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन है। ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन, ए क्रॉस बी का सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेशन, ये लिख दिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कहते हैं भैया ए क्रॉस बी लिखने का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसी ए क्रॉस बी से आपका रिलेशन बनेगा और उसी रिलेशन से आपका फंक्शन बनेगा। मतलब ए क्रॉस बी, उससे कुछ लेंगे तो एक रिलेशन बनेगा और उससे कुछ लेंगे तो एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक, तो ए क्रॉस बी को समझ लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, आसानी से हो जाता है। फंक्शन सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन ये सबका पप्पा है। ये पप्पा मतलब यहीं से सबकी उत्पत्ति होगी। तो ए क्रॉस बी वी से कि एक ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करिए जिसमें कि पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, ए से, मतलब 1। दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है, बी से, ए। इस तरीके से आपने दो एलिमेंट्स लिख दिए। 1 कहां से आया, ए से, ए कहां से आया, बी से। तो हम ये कहेंगे कि भैया ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना ना, इसी तरीके से हमें ए क्रॉस बी लिखना है। ब्रैकेट में हमें दो एलिमेंट्स लिखने हैं। पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से उठाना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से उठाना है। पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से उठाना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से उठाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसने ये तो नहीं बोला कि कौन सा एलिमेंट उठाना है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं ना सारे उठाने हैं। जितने एलिमेंट्स हैं ना सारे उठाने हैं, मींस ए के सारे एलिमेंट्स भी यूज करने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स भी यूज करने हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स बना देने हैं। ब्रैकेट में आप जितने पॉसिबल तरीके से आप पेयरिंग करके लिख सकते हैं उतने तरीके से आप लिख दीजिए। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस 1 का ए के साथ पेयरिंग हो सकता है, बिल्कुल कर दिया है हमने। इस 1 की बी के साथ भी हो सकती थी, कर देते हैं। इस 1 की सी के साथ भी हो सकती थी, कर दिया। तो इस 1 की पेयरिंग इन सब के साथ होगी। ठीक, चलिए अब इस 2 की बारी आई। 2 की पेयरिंग ए के साथ हो सकती है, 2 की पेयरिंग बी के साथ हो सकती है और 2 की पेयरिंग सी के साथ हो सकती है। अब इस 1 के जितने पॉसिबल पेयर्स थे हमने लिख दिए, 2 के जितने पॉसिबल पेयर्स थे हमने लिख दिए, अभी 3 बाकी है। तो 3 के जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो भी लिख दो, 3A 3B एंड 3C। ये है आपका A क्रॉस B। समझ में आया? ये है आपका A क्रॉस B। इंपॉर्टेंट, कैसे लिखना है ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपसे कहा गया B क्रॉस A निकालो। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B विद सेट A, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B विद सेट A।
चलो निकाल लेते हैं। अब क्या करना होगा, अब इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले बी आ गया, हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, हर एक वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट पहले से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से आएगा। x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। दिखा अंतर ही समझना है बच्चों। पहला एलिमेंट पहले से उठाना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से उठाना है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। b क्रॉस a मीन्स a की पेयरिंग स्टार्ट करिए। a1 के साथ एक पेयर बनाएगा, a2 के साथ एक पेयर बनाएगा, a3 के साथ एक पेयर बनाएगा। उसके बाद b भी इन तीनों के साथ पेयर होगा, तो b1 हो गया, b2 हो गया, b3 हो गया, b की पेयरिंग होगी सबके साथ, तीन ही एलिमेंट्स हैं। अब c की पेयरिंग कर देते हैं, तो c1 हो गया, c2 हो गया और c3 हो गया। a क्रॉस b लिख लिया, b क्रॉस a लिख लिया। अब जरूरी नहीं है कि दो सेट्स का ही दिया जाए, जरूरी नहीं है कि दो सेट्स का ही दिया जाए, एक सेट का उसके साथ भी दिया जाता है। जैसे a क्रॉस a मतलब पहला एलिमेंट भी ऐसे उठाना है, दूसरा भी ऐसे उठाना है, तो दोनों को लिख लीजिए। क्या लिखना है, a का a के साथ a क्रॉस लिखना है। हम क्या करेंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का सबके साथ। तो 1 का 1 के साथ लिया, 1 का 2 के साथ पेयरिंग किया, 1 का 3 के साथ पेयरिंग किया, फिर अब 2 का स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पेयरिंग 1 के साथ, 2 की पेयरिंग 2 के साथ, 2 की पेयरिंग 3 के साथ। अब 3 की पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 3 की पेयरिंग 1 के साथ, 3 की पेयरिंग 2 के साथ, 3 की पेयरिंग 3 के साथ। ये आपका a क्रॉस a आ गया। अब देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही को आप दो बार मत लिखिए। 1 1 एक ही है, 1 2 भी एक ही है, 2 1 भले है लेकिन 1 2 एक ही है, 1 3 भी एक ही है, 1 3 1 है लेकिन 1 3 एक ही है। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पेयरिंग आपको एक के साथ एक ही करनी है, कोई ऑर्डर्ड पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। और चिंता मत करिए, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम आपको लिखवा देंगे कि कितने कितने एलिमेंट्स रहते हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, इन सब में इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। b क्रॉस b भी लिख लेते हैं। देखिए अब आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी, वीडियो पॉज करिए, b क्रॉस b लिख लीजिए खुद। चलिए लिखते हैं। तो b की पेयरिंग b के साथ, a b c दोनों सेट्स लिख लिया करो जब तक एक्सपर्ट ना हो जाओ। तो a की पेयरिंग इन तीनों के साथ, तो a कॉमा b, a कॉमा c। अब b की पेयरिंग इन तीनों के साथ, b कॉमा a, b कॉमा b एंड b कॉमा c। अब c की पेयरिंग इन तीनों के साथ, c कॉमा a, c कॉमा b एंड c कॉमा c। ध्यान दीजिए a क्रॉस b, b क्रॉस a क्रॉस a और b क्रॉस b। अब आप इसकी प्रैक्टिस करके कितने भी सेट्स कोई भी रैंडम उठाइए और आप प्रैक्टिस कर लीजिए a क्रॉस b लिखने का। यही होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नोट करने वाली बात है कि देखिए a क्रॉस b यहां लिखा है, b क्रॉस a लिखा है। इन जनरल हम कहते हैं कि 2 into 3 is equal to 6 एंड 3 into 2 is equal to 6। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये फर्क पड़ता है कि हम a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए दोनों आंसर्स अलग अलग आए हैं। यहाँ 1a है तो यहाँ a1, यहाँ 1b है तो यहाँ b1, सब उल्टे हो गए हैं। तो इसका मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। मतलब मोस्टली हम ये कहेंगे कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कुछ स्पेशल केसेस में ये सेम हो भी सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे की कुछ थियरी के पॉइंट्स आपको लिखवाएंगे, इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि
number of elements in set A is equal to P and number of elements in set B is equal to Q, then number of elements in A cross B is equal to P into Q. ठीक, ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है. और एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A इज इक्वल टू ऑल्सो P इंटू Q. अब कारण ये है बच्चों, क्योंकि A क्रॉस B लिखो चाहे B क्रॉस A लिखो, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इंटीजर्स ही आएंगे ना. 10 इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर्स ही आएंगे. 2 एलिमेंट चाहे होल नंबर्स आएंगे. 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट तो जैसे सेम ही आना है, चाहे 2 इंटू 4 करो चाहे 4 इंटू 2 करो. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A इज इक्वल टू PQ. पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब इसके पहले वाले एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए. इसमें हमने कहा P में कितने A में कितने एलिमेंट्स लिए थे? 3. B में कितने लिए थे? 3. एक में 1 2 3 था, एक में ABC था. तो टोटल A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आए थे? 9. 3 इंटू 3 इज 9. A क्रॉस B में भी उतने आएंगे, B क्रॉस A में भी उतने ही आएंगे, और A क्रॉस A, B क्रॉस B, A क्रॉस B और B क्रॉस B, उसमें सारे में 9 एलिमेंट्स आए थे. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका वो ये होता है कि इन जनरल हम ये कहते हैं, इन जनरल A क्रॉस B की वैल्यू B क्रॉस A के बराबर नहीं होती है. इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट एन A क्रॉस B इसकी वैल्यू हमेशा एन B क्रॉस A के बराबर होगी. मतलब A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स आएंगे उतने ही B क्रॉस A में भी एलिमेंट्स आएंगे. जितने A क्रॉस B में एलिमेंट्स आएंगे उतने ही A क्रॉस B में एलिमेंट्स आएंगे. इस टाइप के सेट्स को हम क्या कहते हैं? दिस इंप्लाइज दैट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दे आर नॉट इक्वल सेट्स. ये इक्वल सेट्स हो इसकी गारंटी नहीं है, बट दे आर इक्विवेलेंट सेट्स. हमने आपको बताया था जब सेट्स पढ़ा रहे थे कि ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो उसको हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं. इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं. ठीक. पॉइंट नंबर 3 है कि F एनी वन और बोथ ऑफ A और B. देखिए बोथ का यहां कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. कोई एक के लिए अगर 0 हो गया तो दोनों के लिए तो 0 हो ही जाएगा. इज इक्वल टू 5, देन अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेट अगर 5 हो जाता है तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू B क्रॉस A. A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों के दोनों सेट्स आपके 5 हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? 5. फोर्थ पॉइंट, F एनी वन और बोथ ऑफ A B इज इनफाइनाइट सेट. अगर इन दोनों में से किसी एक सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A बोथ आर इनफाइनाइट सेट्स. कौन से सेट्स हो जाते हैं? इनफाइनाइट सेट्स. एकदम क्लियर दिमाग में रखिएगा. ये 4 पॉइंट्स अभी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हम अभी एक एग्जांपल करवा के आपको बता देते हैं कि कैसे ये चीज आपकी होती है. A क्रॉस B, B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स P इंटू Q होते हैं, जहां P A का एलिमेंट है, B Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है. A क्रॉस B, B क्रॉस A इन जनरल एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं. इन दोनों में से कोई भी सेट अगर एक 5 हो गया या एम्प्टी सेट हो गया तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों 5 हो जाते हैं. और इन दोनों में से अगर कोई एक सेट इनफाइनाइट हो जाता है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों के दोनों इनफाइनाइट सेट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये होता है. ठीक, सपोज करिए अब हम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लेंगे. सपोज करिए हमने सेट A लिया जिसमें कि आपके है
1 2 3 और सेट बी हमने लिया जिसमें ए बी सी एंड डी, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो एन ए कितना हुआ 3, एन बी कितना हुआ 4। पहला ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितना होगा, कितना होगा ए पी इंटू क्यू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। ठीक, ये पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी आएगा तो पहला एलिमेंट कहां से उठाना है ए से, दूसरा एलिमेंट कहां से उठाना है बी से। देखिए ध्यान रखिएगा केवल एलिमेंट्स कहां से उठाने हैं, कौन सा एलिमेंट कहां से उठाना है ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये कहेंगे पहला जो इसमें पहले आएगा उसका पहला एलिमेंट लिया जाएगा, जो बाद में आएगा उसका दूसरा एलिमेंट रहेगा। ठीक, तो चलिए पहला एलिमेंट 1, अब 1 के साथ हमें सबके पेयरिंग करनी है तो 1a 1b 1c 1d। ठीक, कितने हो गए, 1 की चारों के साथ पेयरिंग हो गई। अब 2 की करते हैं 2a 2b 2c एंड 2d। ठीक, अब 3 की पेयरिंग बचा है, 3 बचा है, 3 की लिखते हैं 3a 3b 3c एंड 3d। बस 1 की सबके साथ पेयरिंग कर दी, 2 की सबके साथ पेयरिंग कर दी, 3 की सबके साथ पेयरिंग कर दी। कितने एलिमेंट्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, बिल्कुल सही। अब हम B क्रॉस A लिखते हैं, B का पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट A का, पहला एलिमेंट कहां से लेना है B से लेना है तो A, दूसरा एलिमेंट A से लेना है तो 1 A1। अब A की इन सबके साथ पेयरिंग कर दो, A2 A3 तीन ही एलिमेंट्स हैं उसमें। अब B की पेयरिंग कर दीजिए, मतलब देखिए हर एलिमेंट सबके साथ पेयर हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पेयर आप छोड़ नहीं सकते। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको सारे एलिमेंट्स कवर करने होते हैं, सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो B2 B1 B2 B3 B4 एंड सॉरी B3 तक ही था ना, 1 2 3 1 2 3। अब C की पेयरिंग करिए C1 C2 C3 और अब D की पेयरिंग करिए D1 D2 एंड D3। हमने सबकी पेयरिंग कर दी, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 ही एलिमेंट्स आए। तो इसका मतलब ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1a है तो इसमें a1 है, इसमें 1b है तो इसमें b1 है, सारे एलिमेंट्स उल्टे हैं ना, सारे एलिमेंट्स उल्टे हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर इसका एक एलिमेंट माना जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर इसका एक। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आप कहीं भी लिख दीजिए, ये 2d यहां रहे 2d यहां रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर की चीज एक एलिमेंट है। जैसे आप ये समझिए कि आपने चीजों को गुच्छे में बांध के वहां रखा है, गुच्छे में बांध के वहां रखा है। ठीक, तो ये गुच्छा 2 गुच्छा 3 गुच्छा, तो ये ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, ये ब्रैकेट नहीं चेंज कर सकते आप। बाकी कुछ भी इधर उधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इसको इधर इधर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना है। ये पूरे ब्रैकेट को आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमने ये भी देख लिया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए 2 चीजें हमने देख ली। तीसरी चौथी चीज तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स के लिए है। तो ये बताइए, चलिए हम अगर मान लीजिए एक सेट सी लेते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फाई है, तो ये बताओ ए क्रॉस सी लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? हम इसके 1 की इसके सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करेंगे। भैया जब कुछ है ही नहीं तो पेयरिंग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी क्या आ जाएगा फाई। बी क्रॉस सी भी क्या जाएगा फाई, सी क्रॉस सी भी क्या आएगा फाई, सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी सब फाई आएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए हमने कहा कि सेट सी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक। तो ये बताइए आप किसी के साथ पेयरिंग करना चाहेंगे, ए क्रॉस सी लिखना चाहते हैं आप, तो क्या लिखेंगे 1 1 1 2 1 3
1 4। अब कहां तक जाओगे भैया, ये तो इंफिनिटी तक, केवल एक की पेयरिंग ही इनफाइनाइट हो गई, अभी तो 3 और एलिमेंट्स यहां बाकी हैं, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो दोनों चारों पॉइंट्स हमने प्रूफ कर लिए। देखिए प्रैक्टिस के लिए आप इसमें A क्रॉस A और B क्रॉस B भी लिख लीजिए। चलिए लिख ही देते हैं A क्रॉस A और B क्रॉस B। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा क्या सही एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो A क्रॉस A लिखते हैं। देखिए A क्रॉस A में वैसे एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, तो Na में 3, Na में 3, 3 into 3 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। चलिए लिखते हैं 1 की पेयरिंग 1 के साथ 1, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की हमने तीनों के साथ कर दी। अब 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, अब 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ और 3 की 3 के साथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स आ गए। B क्रॉस B लिखते हैं, ये बड़ा आएगा। A की पेयरिंग सबके साथ करिए, तो A की A के साथ, B के साथ, A की C के साथ और A की D के साथ, ये चारों के साथ पेयर कर गया। अब B की A के साथ, B की B के साथ, B की C के साथ और B की D के साथ। अब B चारों के साथ पेयर कर गया, C की A के साथ, C की B के साथ, C की C के साथ और C की D के साथ। अभी और बाकी है, एक और एलिमेंट बाकी है, कौन सा, D। D की A के साथ D, B, D, C एंड D, D। ठीक, तो आप काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वैसे होने चाहिए। B में 4 एलिमेंट्स हैं तो NB is 4, NB is 4, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 into 4 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, तो हमने सारे जो भी आपको वो चारों के चारों हमने प्रूफ कर दिए, दिखा भी दिया एग्जाम्पल के साथ कि कैसे ये रिजल्ट्स आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और पॉइंट है जो एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये है कि इफ A and B have m elements in common, अगर और A और B में m elements common है, then A cross B and B cross A will have, जैसे A और B, भाई ऐसा तो नहीं है कि दोनों हमेशा डिसजॉइंट सेट्स ही हों, ये भी हो सकता है कि A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। तो ये क्वेश्चन भी उभर आता है सामने कि अगर A और B में इतने एलिमेंट्स कॉमन हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन बनेंगे, तो वो होते हैं विल हैव m स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। ठीक, अगर A और B में 3 m कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में m स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए if A and B have 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, देन क्या A क्रॉस B and B cross A will have 9, 3 square 9 elements in common। A क्रॉस B और B क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 2 का एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं लेंगे कि 2 into 2 4 होता है और 2 + 2 भी 4 होता है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाए हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करके लाए हैं। और कॉमन एलिमेंट्स है तो सेम ही होंगे भाई, इसमें भी 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो एक ही नंबर आएगा ना। तो 2 क्रॉस 2 4, 2 + 2 4, ठीक है, 2 + 2 4, 2 क्रॉस 2 4। तो इसका मतलब कि इन दोनों में
इन दोनों में अगर हम 2 एलिमेंट्स कॉमन रखेंगे तो दिक्कत आएगी। इन जनरल तो हम ये प्रेफर करते हैं छोटा सेट लेके प्रूफ कर दिया जाए, पर अब ये छोटा सेट से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर हमने 2 का एलिमेंट ले लिया तो ये नहीं पता चल पाएगा कि रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन से आया है कि एडिशन से आया है। तो चलिए 3 सेट्स मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 + 3 6 होता है, 3 × 3 9 होता है। तो लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी भी हम लेते हैं, जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हम कॉमन ले लेते हैं और चौथा अलग कर देते हैं। बड़ा सेट लेने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम 16 लिख ले जाएं, ठीक। इस 5 को नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन चलिए लिख लेते हैं ताकि अंतर पता चले। तो ए क्रॉस बी लिखते हैं। ए क्रॉस बी आपका कितना आएगा, 1 का पेयरिंग 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 5 के साथ, इसकी सबके साथ होगी। अब 2 की पेयरिंग 1 के साथ, 2 की पेयरिंग 2 के साथ, 2 की पेयरिंग 3 के साथ, और 3 के बाद सीधे 5 आ रहा है, 2 की पेयरिंग 5 के साथ। अब 3 की पेयरिंग करते हैं, 3 की पेयरिंग 1 के साथ, 3 की पेयरिंग 2 के साथ, 3 की पेयरिंग 3 के साथ और 3 की पेयरिंग 5 के साथ। 4 की पेयरिंग करते हैं, 4 की पेयरिंग 1 के साथ, 4 की पेयरिंग 2 के साथ, 4 की पेयरिंग 3 के साथ और 4 की पेयरिंग 5 के साथ। ये आपका क्या बना, ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए लिखते हैं, बी क्रॉस ए 1 की पेयरिंग सबके साथ करो तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। 3 की पेयरिंग करिए अब, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4। अब 5 की पेयरिंग करिए, 5, 1, 5, 2, 5, 3 एंड 5, 4। चेक कर लीजिए कि क्या हमने सही क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है। तो टोटल 4 4 16 एलिमेंट्स आने चाहिए। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 4 हैं, इसमें 4 है तो 4 × 4 16 एलिमेंट्स आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। कितना आएगा कॉमन, 1 1 1 1 एक कॉमन आया। चलिए 1 2 1 2 भी कॉमन आ गया। 1 3 1 3 1 3 भी कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखिए 1 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 1 है, 1 5 नहीं मिलेगा। अब 2 1 पे आते हैं तो 2 1 है, यस 2 1 भी है। 2 1 2 2 और 2 3 भी कॉमन मिल गया। 2 1 2 2 2 3 कहाँ मिला, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है। 3 के साथ 2 5 नहीं मिलेगा, 2 5 नहीं मिलेगा। 3 1 है, 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है, ये तीनों कॉमन है। 4 नहीं मिलेगा, तो 3 1 3 2 3 3 मिल गया, लेकिन 3 4 नहीं मिलेगा। अब आगे आते हैं कि 4 1 वाले कुछ कॉमन नहीं है और 5 1 वाला कुछ कॉमन नहीं है। मतलब जो सेट्स 5 से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी कॉमन नहीं है, जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी सेट 4 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 5 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो इतने ही कॉमन एलिमेंट्स है ना। कितने कॉमन एलिमेंट्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। मतलब अगर ए और बी में 3 एलिमेंट्स कॉमन है, भाई कॉमन तो सेम ही नंबर आएगा ना, अलग अलग ऐसा तो नहीं कह सकती कि ए में 4 और बी में 5 एलिमेंट्स कॉमन। अरे भैया दोनों में कॉमन ढूंढ रहे हो तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ना। तो 3 इसमें है तो वही 3 इसमें भी होने चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स कॉमन हुए तो 3 स्क्वायर, 4 एलिमेंट्स कॉमन तो 4 स्क्वायर 16 एलिमेंट्स कॉमन बनेंगे। 5 हैं तो 25 एलिमेंट्स कॉमन बनेंगे। ठीक, तो इफ ए एंड बी हैव m elements in common, then a cross b and b cross a will have m square elements in common। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत धांसू क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बोरिंग होता है ये चैप्टर, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इसको
समझना है, बस समझते जाइए, रटने की जरूरत नहीं है, समझते जाइए। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much.